Hello students, today we will discuss in your grammar chapter 2 phrase. Phrase क्या है? वाक्यांश. Phrase की हिंदी क्या होती है? वाक्यांश. First of all, I would like to ask you a question. सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि which is the smallest unit of a language? लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? Anybody tell me? क्या मुझे कोई बता सकता है? नहीं, nobody. तो मैं सबसे पहले आपको यही बताता हूं, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर. लेटर्स आर डिवाइडेड, अर्थात ए ग्रुप ऑफ लेटर्स मेड अ अल्फाबेट. जिस तरीके से आपने देखा भी है, लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं और हिंदी में उसको वर्णमाला कहते हैं. उससे एवं में आप चलेंगे तो क्या मिलेगा? वर्ड. और वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स ए सेंस. वर्ड लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक सेंस होता है. अब उससे एवं हम चलेंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड स्टेप पे तो मिलेगा हमको फ्रेज. अब फ्रेज क्या होता है? अब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज शब्दों का एक समूह है, एक्टिंग एज अ सिंगल एलिमेंट, जो एक सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है. इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है. अर्थात फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो एक सेंटेंस में एक सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है. बट नॉट हैविंग सब्जेक्ट, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं होता है. एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ओन, यानी फ्रेज का स्वयं का कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है और फ्रेज की कोई वर्ब भी नहीं होती है. अब आगे इसके आगे क्या है? वी कैन से, तो हम कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं आप? दैट अ फ्रेज डज द वर्क ऑफ अ नाउन. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज कार्य करता है. कार्य करता है, किसका कार्य करता है? एक नाउन का कार्य करता है, या एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, अथवा एन एडवर्ब का कार्य करता है. तो इस प्रकार हम फ्रेज के बारे में आपको ये बता रहे हैं कि फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो एक सेंटेंस में एक सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है, जिसका अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है. और हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज एक वाक्य में एक नाउन का काम कर सकता है, एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, अथवा एक एडवर्ब का काम कर सकता है. सच है, जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखा है, बाकी के एग्जांपल आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. अंडरलाइन करने के लिए दिए गए वो करेंगे, और आपके लिए एक सेंटेंस मैंने दिया भी है, बाकी के भी दिए हैं, बाकी के भी एक्सप्लेन करूंगा. तो एज फॉर एग्जांपल क्या लिखा? ही लाइक्स, वह पसंद करता है. तो ही हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गई वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब तो हो ही है. अब ये जो पूरा पोर्शन लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ही लाइक्स सिंगिंग फॉक बैलेट्स, वह लोकगीतों को गाना पसंद करता है. तो सिंगिंग फॉक बैलेट्स ये पूरा फ्रेज है. और आप खुद इतना तो समझदार है ही, एक सब्जेक्ट वो है, वर्ब वो है, तो ये इतना पोर्शन जो अंडरलाइन है वो ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है. तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला जो पोर्शन है वो नाउन का काम कर रहा है. तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, तो इस प्रकार के देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस के थ्री काइंड्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन फ्रेज, पहला है नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज में मैंने एक एग्जांपल नोट कर दिया है, और वैसे भी आपको बताई दे रहा हूं. नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन, यानी नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज की डेफिनेशन है. नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन, यानी नाउन फ्रेज एक नाउन का कार्य करता है. और एग्जांपल लिखा हुआ है, टू ड्रिंक इन पब्लिक. पब्लिक में यानी सार्वजनिक समाज में पीना या सार्वजनिक जगह पर ड्रिंकिंग करना इज ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत है. तो ये नाउन फ्रेज है, जब तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ये नाउन फ्रेज का एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए. सेकंड पॉइंट क्या? एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव.
एडजेक्टिव फ्रेज भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। फॉर एग्जांपल, द पेशेंट स्पेंड नाइट, पेशेंट ने नाइट को स्पेंड किया, कैसे किया? नाइट क्या है? नाइट है नाउन, तो पेशेंट ने नाइट को स्पेंड किया विदाउट स्लीप, बगैर सोए। सोना भी तो नाउन है ना। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है? एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज भी एक एडवर्ब की तरह वर्ब को, एन एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये मॉडिफाई क्या होता है, क्वालिफाई क्या होता है? मॉडिफाई वो चीज है किसी की शोभा बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, वी सी दैट देयर आर मेनी ब्यूटीफुल गर्ल व्हेन दे गेट मैरिड ऑन देयर ओकेजन दे गो टू ब्यूटी पार्लर टू मॉडिफाई देयर ब्यूटीज। तो जब हम ये देखते हैं बहुत सारी लड़कियां तो सुंदर होती हैं, जैसा कि वो ऑलरेडी सुंदर है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो ब्यूटी पार्लर पर जाकर के अपनी सुंदरता को नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी सुंदरता को शोभायमान और बढ़ाने के लिए मॉडिफाई करती है। तो मॉडिफाई मीन्स होता है शोभा बढ़ाना, महिमा मंडित करना, जबकि क्वालिफाई मीन्स होता है किसी के फीचर्स को बताना, किसी के गुणों को बताना, वो होता है क्वालिफाई। तो यहाँ मॉडिफाई वाली बात आ रही है, जैसा कि हमारा एडवर्ब फ्रेज करता है, ही आंसर, उसने उत्तर दिया, ये वर्ब है। आंसर क्या है? वर्ब है। कैसे दिया? इन अ पोलाइट मैनर, बड़े विनम्र भाव से। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब फ्रेज भी एडवर्ब की तरह वर्ब को, एन एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। That's all. Dear students, your second chapter is very small, so I begin your third chapter clauses. आपका सेकंड चैप्टर छोटा था, इसलिए मैंने इसको वही क्लॉज फिनिश कर दिया है। उसके आगे मैं थर्ड चैप्टर को ले रहा हूँ क्लॉजेस को, जिसको क्लॉजेस को कहते हैं उपवाक्य। और वैसे भी हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता के लाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको लेटर बताया था, उसके बाद हमने आपको वर्ड बताया था, और उसके बाद हमने आपको फ्रेज बताया था। और अब इसके बाद एक बड़ा स्टेप आता है जो हमारे ग्रामर की भाषा में हम उसको कहते हैं क्लॉजेस कहते हैं। क्लॉज क्या है? अगर आपसे ये कोई पूछता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्लॉज, क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मस्ट लर्न दिस डेफिनेशन व्हिच इज वेरी परफेक्ट फॉर यू। आप सभी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए कि बहुत ही परफेक्ट है सभी के लिए। अब मैं आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक्सप्लेन के साथ लर्न भी कर रहा हूं, आप भी लर्न करेंगे, समझेंगे और एकदम टू द पॉइंट वर्ड वाइज इसका अर्थ बताऊंगा। अब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी शब्दों का एक समूह है। दैट, जो, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज शब्दों का एक समूह है। दैट, जो फॉर्म्स बनाता है ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का भाग। अर्थात हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि क्लॉज शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का हिस्सा बनता है। एंड हैज ए सब्जेक्ट, और इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है। एंड ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, और इसमें स्वयं का सब्जेक्ट और स्वयं की एक फाइनाइट वर्ब भी होती है। अब फाइनाइट वर्ब में एक नया वर्ड आ गया है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब शब्द को हम थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे इसमें आ जाएगा चल के। तो अब सीधे शब्दों में फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्लॉज शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का हिस्सा बनता है और इसका स्वयं का सब्जेक्ट और स्वयं की वर्ब भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू से, जो आप कहते हो, व्हाट यू से, जो आप कहते हो, इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। तो व्हाट यू से वाला जो हमने आपको पोर्शन लिखा है, जो हिस्सा लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, वो क्लॉज है। आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि क्लॉज हमेशा
किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। क्लॉज हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होगा, जैसा कि ये वाला वाट से शुरू हुआ है, और ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीतू इज ए गर्ल। नीतू वही लड़की है। कौन सी लड़की है? हु हैज ग्रेट करेज, जिसे बहुत हिम्मत है, जिसे अत्यधिक करेज है। तो ये गर्ल एक नाउन है, और ये वाला जो क्लॉज है हु हैज ग्रेट करेज, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डेफिनेट यानी इसकी विशेषता बता रहा है गर्ल की, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते भैया? व्हेन द ट्रेन विल कम, कि ट्रेन कब आएगी, तो ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, अर्थात ये एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरीके से अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीटली, तो वी कैन सी द क्लॉजेस आर दी 3 टाइप्स या 3 काइंड्स, कि क्लॉजेस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मैन या प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और नंबर 3 है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं आपको प्रिंसिपल क्लॉज बता रहा हूं। Principal clause as does the verb of a principal, such as the principal does the work in school. Same, the principal clause does the work in a sentence. जिस तरीके से प्रिंसिपल हमारे कॉलेज का हेड होता है, उसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हमारे वाक्य का हेड होता है। वाक्य का हेड का मतलब क्या हुआ? वाक्य का हेड का मतलब ये हुआ कि वो अगर कोई दूसरा वाक्य उससे अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, कट जाता है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, यानी तो प्रिंसिपल क्लॉज के मीनिंग पर, प्रिंसिपल क्लॉज के अर्थ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब मैंने आपको प्रिंसिपल क्लॉज बताया, इसके आगे क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट को हम शाब्दिक अर्थ में समझते हैं तो वो होता है सहयोग करने वाला, और यहां पर इसका दूसरा अर्थ क्या है? समानपदी। समानपदी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 neighbors आर गोइंग ऑन ए ट्रिप, अगर 2 पड़ोसी किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग देयर ओन मनी, और वो अपना अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। दे आर कनेक्टेड ड्यू टू द सेम सिटी, ड्यू टू द सेम लोकेलिटी, वो जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो एक ही मोहल्ले के हैं और वो एक ही शहर के हैं। लेकिन इफ वन इज मिस, अगर कोई एक मिस हो गया, तो देयर इज सम प्रॉब्लम फॉर द अदर, तो दूसरे वाले की कुछ समस्या तो होगी, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन हिज ट्रिप, उसकी ट्रिप पर या उसकी बॉडी पर, उसकी सेहत पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो समानपदी है। नहीं फिर भी समझ में आया तो मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं। और एग्जांपल, अगर हमारे गार्डनिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर कोऑर्डिनेट क्लॉज के लिए और हम अच्छे से आपको समझाते हैं, सच है दी एशियन कॉलेज के प्रिंसिपल ले लीजिए, गार्डनिया के भी ले लीजिए, दिल्ली पब्लिक के ले लीजिए, सेंट डोमिनिक्स के ले लीजिए। इन प्रिंसिपल्स का ग्रुप कहीं टूर पर जाता है तो सभी प्रिंसिपल्स एक्सपेंडिचर अपनी जेब से कर रहे हैं, बट दे आर कनेक्टेड ड्यू टू द सेम सिटी, लेकिन वो सभी जुड़े हुए एक ही शहर के होने की वजह से। तो अगर उनमें से कोई प्रिंसिपल एक मिस हो जाता है, कहीं छूट जाता है, तो दूसरे प्रिंसिपल पर, दूसरे सदस्यों पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट क्लॉज में 2 वाक्य होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक हो या 2 हो, तो एक वाक्य अगर कहीं कट भी जाए, कहीं सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, तो दूसरे वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं समानपदीय उपवाद। इसको क्या कहते हैं? समानपदीय उपवाद। उसको कहते हैं प्रधान उपवाद और इसको कहते हैं समानपदीय उपवाद। अब आना और इसका दूसरा नाम, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं।
डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंड तो मालूम ही होगा सभी को, डिपेंड मींस होता है निर्भर होना। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब निर्भर होने वाला वाक्य। निर्भर होने वाले वाक्य को हिंदी में क्या कहेंगे? आश्रित वाक्य। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू आर डिपेंड फॉर एवरी एक्सपेंडिचर ऑन योर पेरेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो, तो यू आर डिपेंडेंट क्लॉज। आप सभी डिपेंडेंट क्लॉज हैं। और डिपेंडेंट की भाषा को समझते तो डिपेंडेंट समझ लीजिए, अदरवाइज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। और जब हम और आपके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं तो हम और वो कोऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाएंगे। इस तरीके से 3 टाइप्स होते हैं क्लॉजेस के। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के भी 3 टाइप्स होते हैं, जो मैं आपको कल एक्सप्लेन